बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के महीने में ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इस वक्त आम आवाम के मसाइल क्या हैं? सियासी मंजरनामा तो एक तरफ, आम आवाम के मसाइल की बात कौन कर रहा है? आम आवाम को इस वक्त अशियाए खुरनोश की ख़रीदारी में जो मसाइल हैं, सुबह के औकात से लेके रात के औकात तक जिस हद तक ज़िंदगी बसर हो रही है, बसा औकात कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी के दरवाजे जो हैं वो मुखालिफ समत में खुल रहे हैं। हम जिस समत में हैं वहाँ पे दरवाजे सारे बंद हैं। जमहूर के मसाइल इस जमहूरियत के निज़ाम के अंदर किस हद तक उजागर हो रहे हैं और उसके लिए किस हद तक इक़दाम हो रहे हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो बातें हो रही हैं वो जमहूर के मसाइल से किस हद तक मुवाफ़क़त रखती हैं। आज 7 ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर तौसीह की गई है। माजी के अंदर यही हुकूमतें जो हैं, जो अपोजिशन का किरदार उस वक्त अदा करती थीं, ये ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तशबीह देती थी। और आज जब 7 ऑर्डिनेंस की तौसीह की गई है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इस हुकूमत की एक मेजर स्टेक होल्डर भी है और इश्तराक भी रखे हुए है, उसके रहनुमा उठ के अगर ये बात करने लगे कि इस तरीके से ऑर्डिनेंस ला के आपको बात नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से जमहूरियत को फरोग नहीं दिया जा सकता, तो फिर बात यह है कि फिर अपोजिशन की बात कौन सुनेगा अगर साथ वाले इत्तेहादियों की बातें नहीं सुनी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान किस हद तक मुवाफ़क़त रहेगी और ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सेनेट के इलेक्शन जो है, सेनेट के इलेक्शन के लिए किस किस ने अभी तक फॉर्म का हुसूल मुमकिन बना लिया है और किस पार्टी की तरजीहात में कौन कौन सी शख्सियातें, इसी पे बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले महंगाई के हवाले से, क्योंकि आम आवाम के मसाइल जूं के तूं हैं, बहुत से लोगों की किस्मतें तब्दील हो चुकी हैं, बहुत से लोगों की किस्मत के ऊपर मोहर सब्त हो चुकी है जिनकी माजी करीब में दिखाई देती थी, लेकिन आवाम के लिए वही मंजरनामा है जो हर रमज़ान में होता है, हर साल में होता है, हर हुकूमत में होता है। क्या तब्दीली देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर सब अच्छा है, बेहतरीन है, आपकी सोच नहीं कितना अच्छा है। इस वक्त गरीब को, आम आदमी को, अमीर को, गरीब को, सफ़ेद पोश को, सबको 4 रुपये की रोटी मिल रही है, 10 रुपये किलो सब्ज़ी मिल रही है, समोसा 2 रुपये का मिल रहा है, चकोरी जो है वो 2.5 रुपये की मिल रही है, और फल जो है वो आप अगर 1 दर्जन केले लेते हैं, 1.5 दर्जन केले साथ वो फ्री देते हैं। अगर आप सेब लेते हैं किलो तो आधा किलो सेब फ्री दे रहे हैं। अगर आप 20 किलो का आटे का थैला लेने जा रहे हैं वो आप 600 रुपया ले रहे हैं। अगर आप दाल लेने जा रहे हैं, घी लेने जा रहे हैं, सब सस्ता है, इतना सस्ता है कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि सुनो, मुझे तो पता चला है कि इस वक्त तो बिजली के बिल आने हैं ना, वो भी गवर्नमेंट ने खुद ही देने हैं। उन्होंने कहना ये ईदी आपकी हमारी तरफ से। यार आप ऐसे ही कह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी तंग है। कौन कहता है ज़िंदगी तंग है? मुझे बताए ना ज़रा, क्या ये बात मरियम ने कही है? मेरी वज़ीर आला ने कही है ये बात? मेरे वज़ीर आज़म ने ये बात कही है? मेरे सदर पाकिस्तान ने ये बात कही है? शकीर मेमन साहब ने ये बात कही है? मुझे बता देना, उस्मा बुहारी साहब ने ये बात कही है? इस पाकिस्तान में मुझे 2 बंदे बता दें हुकूमत के अंदर जिन्होंने ये बात की हो कि नहीं जनाब गरीब मर रहा है। 2 बंदे बता दें मुझे। आप ऐसे टीवी पे बैठ के झूठा लेक्चर देते हैं यार। इस वक्त तो सुख की बांसुरी बज रही है यार। आपकी गरीब जो है उसके घर के अंदर तो रोजाना मटन पकता है। आपकी सेहत देख के भी अंदाजा हो रहा है। जी, मेरी सेहत देख के बड़े अंदाजे होते हैं। अच्छा खासा अच्छा खासा खा पी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी सेहत तो कमाल है, इस तरह लगती है जैसे हुक्मरानों की सेहत है। कह दे ना। और भाई क्या फायदा हुआ? मुझे एक बात बताओ, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी बातें, झूठे नजरियात, झूठा वो जो मंशूर पेश किया गया, 4 रुपए की रोटी तकरीरों में कहा गया, 10 रुपए की सब्जी, और 4 रुपए का धनिया नहीं मिलता। आप कहते हैं कि रमजान के बाद देखिएगा क्या हाल होता है। अब ये तो पैकेज दे रहे हैं, बड़ा पैकेज दे रहे हैं, अल्लाह की कसम जो पैकेज दे रहे हैं, आप उस पैकेज को खोल के देखें। 2200 रुपए का पैकेज है। जरा सरकारी खाते में वो रकम देखें कितने की है। चाहे जाके देखें लाइनों में लगे लोग किस तरह जलील होते हैं। आज आपको एक बात दूं, ये वलेंशिया है ना, वलेंशिया बिल्कुल बाहर। मैं 3 दिन पहले यहां से गुजरा तो एक ट्रक खड़ा था यासर साहब, आटे वाला, तो 4 लोग खड़े थे। अच्छा, आपने भी देख लिया? मैं नहीं, सिर्फ 4 लोग खड़े थे। अच्छा, मैं खड़ा हो गया वहां पे, मैंने कहा यार पिक्चर बनाओ जरा, शायद तो वो 4 लोग मेरे सामने, मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बात, मेरे सामने उसे कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें ना आटा दे दो। पता उसमें क्या कहता है? इस तरह नहीं जी, लंबी लाइन लगना दो। ये आलम है,
जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हाकम से कोई भूल हुई है। तो भैया क्या बात आप कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, भाषण का वक्त नहीं है ये। आपको ये कहना चाहिए था कि झूठे वादे करने वालों के का एहतसाब कौन करेगा, आवाम तो नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जरूर करेगी। चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी पार्टी हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो ये सारा कुछ होगा। सिंध ले लें, पंजाब ले लें, बलोचिस्तान ले लें, KPK ले लें, मुझे कोई एक सूबा बता दें ऐसे जहां पर अवाम को कोई रिलीफ है, सिर्फ एक हेल्थ कार्ड का रिलीफ है KPK के अंदर। बाकी आप आ जाए ना जरा, वफाक में भी अब हुकूमत आपकी, सदर भी आपका, पंजाब में भी आपकी हुकूमत, तो वो सारी ब्यूरोक्रेसी भी आपकी हुकूमत। और यार पुलिस को आपने सियासी कारकुनों को पकड़ने पे लगाया है, उनको ज़हीरा अंदोजों को पकड़ने पे लगाएं, उनको महंगी चीजें पकड़ने वालों पे लगाएं। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर तब्दील ना करें, अपना अंदाजे जो है ना रहन सहन उसे तब्दील करें। आप भी एक दिन एक गरीब के घर में रात सो के गुजारें तो आपको पता चले कि खुशक रोटी से रोज़ा किस तरह रखा जाता है, सादा पानी से रोज़ा इफ्तारी किस तरह की जाती है। जाके चेक करें क्या गरीब आज से सोच रहा है कि मैंने ईद पे अपने बच्चे के कपड़े किस तरह बनाने हैं। मजदूर से जाके पूछें, बेचारा रोज़ा रख कर सारा दिन ईंटें उठाता है, लेके जाता है, घर जाता है, तो पता चलता है जनाब कि बिजली का बिल इतना आ गया है, गैस जो आती नहीं। आपके घर गैस आती है यस साहब? 4 घंटे के लिए मजमूई तौर पे 24। तो 4 घंटे का बिल लेना, ये 24 घंटे का बिल किस हिसाब से लेते हैं मुझे बताओ ना जरा, किस हिसाब से लेते हैं 24 घंटे का बिल? फिर कहते हैं मुल्क पर बड़े मुश्किल हालात हैं, और हुक्मरानों पे नहीं है मुश्किल हालात। निकालें, आप 20-20 करोड़ बोली लगा रहे हैं सेनेटर की। मुझे कोई कहेगा ना टीवी पे बैठ के ये बात की, मैं साबित कर दूंगा, नाम ले दूंगा, किस होटल में, किसके घर में, कौन बैठकर किस तरह सब खरीद और फरोख्त हो रही है। ये पैसे इनसे पकड़ें, एंटी करप्शन हरकत में आए, पकड़ें इनसे पैसे, पकड़ के इन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डालें, ये कर्जे उतारें, किसी गरीब की बेटे को दें, किसी मजदूर को दें, वो काम करें यार। हमें शौक पड़ गया है कि हम लाइनों में लोगों को लगवाएं और उनकी तस्वीरें बनाएं, उनकी तस्लील करें, और आप जैसे और मेरे जैसे लोग टीवी पे बैठ के क्या हालात हैं, तुम्हें नहीं पता हालात क्या हैं, मुझे नहीं पता हालात क्या हैं, सारी दुनिया को पता हालात क्या हैं। अब तो हमने ये कहना कि ये हालात का ज़िम्मेदार कौन है। मुझे एक बात बता दें, अब तो उसकी हुकूमत खत्म हुए, सरबराह तरीके इंसाफ की हुकूमत तो खत्म हुई, मुद्दत हो गई है ना, अब भी वही जिम्मेदार है। और 30 साल मामा तुझे कर दे कि रहे हो, गुली डंडा खेलते रहे हो। उस वक्त तो आप बड़े मुस्कुरा के कहते हैं, जब आपकी जमात पसंदीदा जमात की बात आए तो बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं जी बता करें गरीब का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। चेक करें जाके, उतारें ये पैंट, ये कोट शोट, पहने आम से कपड़े, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं कि जहां फ्री दस्तरखान लगे लोग पता किस तरह रोजा खो रहे हैं। ये भी मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, अल्लाह पाक की कसम, आधा दूध का ये शरबत का गिलास पीते हैं, बाकी सामान किसी शॉपर में डालते हैं। जब उनसे पूछा जाए ये क्या करते हैं, वो कहते हैं घर बच्चों को कुछ देना है खाने के लिए। तो मुझे बताएं फिर वो दिल अंदर रोता है कि नहीं? कोई नहीं सुनेगा, अल्लाह ताला की तो सज़ा सुनेगी ना। हुक्मरान वो होता है जो रात को किसी को भूखा ना सोने दे। ठीक है, आप में वो खसूसियात किसी भी हुक्मरान में नहीं थी, लेकिन इतना तो कर दें। सबको पता था ना रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारी महंगी हो जाती हैं। हमने बहुत बड़ा कारनामा सर इंजाम दे दिया, केला और प्याज पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। चले मान ले केला प्याज हो, बाकी चीज़ें क्यों महंगी हैं? वो बाकी चीज़ें क्यों महंगे, छोड़ देना, वो तो असेंबली में हो गया, पार्लियामेंट में हो गया, बाकी चीज़ें क्यों महंगी हैं मुझे बता दें। केला आपने रोक लिया, ठीक है जी, आपने प्याज रोक लिया, ठीक है जी। प्याज की बात राना साहब, वो आजकल तो प्याज ही वो अजीब से किस्म का आ रहा है, तो हुक्मरान कह रहे सही इस किस्म के आ रहे हैं। ये वैलिड पॉइंट, मुझे बता देना वो किस किस्म के आ रहे हैं। वैलिड पॉइंट। जब मात्र से जिस वक्त मेरी वज़ीर इत्तलात कह के औरतें घर अच्छा चलाती हैं, तो जाके किसी औरत से पूछें कि उसके घर में 1 महीने का राशन है। पूछें जाके किसी औरत के घर में कि उसका बेटा सुबह नाश्ता जो रोजा नहीं रख सकता वो किस तरह जाता है करके नाश्ता। उस घर में जाके पूछें क्या इफ्तार, किसी घर में इफ्तारी के वक्त जाके देखें कि उस घर में इफ्तारी के वक्त क्या आलम है, सहरी के वक्त क्या आलम है। ईद कभी दूर है, पूछें जाके क्या ईद के कपड़े हर शख्स को मिल रहे होंगे। पूछे ना जाके। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा दी आप लोगों ने, काम और है कोई नहीं।
और ये बैठे रहे और तकरीरें करते रहे, तुम्हारा जाली मैंडेट है, तुम्हारा असली मैंडेट है, तुम्हारा फलां है। और भाई मान लिया तुम्हारा ही असली मैंडेट है, खत्म कर दो अपने सारे सियासी मुखालफिन को, लेकिन इस कौम को तो कुछ दे दो। कौम को देते नहीं। रमजान में सुना था शैतान यकीन हमें कि कैद हो जाता है, लेकिन कुछ शैतान से अगले वाले लोग आ गए हैं। हुक्मरान नहीं मैं कह रहा, ज़हीरान दोस्तों को कह रहा हूं, आप अपने भी ना ले जाइएगा, मैं ज़हीरान दोस्तों को कह रहा हूं। वो आपको नजर नहीं आता। परसों ये चैनल के बाहर ना वो इशारे पे गाड़ी खड़ी की ना, तो आगे एक कैरी डब्बा था जिसके पीछे एक लाइन लिखी हुई थी। वो उस पर लिखा हुआ था कि शैतान कुछ नहीं करता बेटा, तुम खुद ही बदकिरदार हो। तो ये वाकई फेट आता है हमारे। शैतान तो 30 दिन के लिए इस वक्त पाबंद है, पाबंद सलासिल है, वो तो कैद है। तो इस वक्त अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या हाज़ा मिन फजली रब्बी घर के दरवाजे पे लिख के कोई करप्शन करता है, तो कोई किसी का हक मारता है, तो क्या करेंगे? या बिल्कुल इसी तरह मैं कह रहा हूँ, जिसको नहीं ना मिल रहा, जिसको नहीं मिल रहा, वो पता क्या है, राशियो वाल मुर्तशी के अलाहुम्मा बिन्नार। और जो कुमार है ना, उसने बड़ा कर लिखा हुआ हाज़ा मिन फजले रब्बी, यही हो रहा है। तो अगर आपने इस पाकिस्तान को दुरुस्त करना है ना, तो सबसे पहले हुक्मरानों को अपने आप से एहतसाब और एक डंडा पकड़ना होगा। वो डंडा जो चले तो पता चले, डालने अंदर उन तमाम लोगों को जेलों में डाले, उन तमाम लोगों के मुतल्लिक इसी तरह हदायत करें जिस तरह तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक हदायत की है कि जमानत नहीं होनी चाहिए, करें उनको भी अंदर, गिरफ्तार करें उन्हें, ना उनकी जमानतें होने दें, जब्त करें उनकी जायदादें जो उन्होंने बना रखी हैं, जो ज़हीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। सुबह जाके आप सब सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी जाके देखें आप किस तरह को वो जाली सी एक रेड लिस्ट है या सर वो दुकानों पे चिस्पा कर दी जाती है। सर वो भी नहीं अब होती, वो फ्रूट की वो जो टोकरी है उसके नीचे छुपाई होती है। तो यार इसलिए जब चोर और चौकीदार आपस में मिले होंगे, चोर और चौकीदार आपस में मिले होंगे, तो कौन पकड़ेगा? कोई एक आदमी है जो उसको पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा ना। इसलिए एक आता आदमी वो कहता है जी मैंने जो इसको 500 रुपये जुर्माना करना है, उन्होंने कहता 250 मनु दे यार, जुर्माना तो गवर्नमेंट में जाना है। आप एक ही हम सुबह से लेकर शाम तक गर्दान करते हैं प्रोग्राम। आज ठीक है रमज़ान शरीफ में हमारा पहला प्रोग्राम है, लेकिन आज हमें एक वादा करके तो चलना चाहिए ना। इस कौम को इस तो नहीं, कम अज़ कम हुक्मरानों को तो जगाना चाहिए ना। कौम को मैं नहीं कहता कि कौम को जगाओ, वो किसी और तरफ काम जाएगा। हुक्मरानों को जगाओ, उनके ज़मीर जिंजोरो, उन्हें बताओ कि निकलो बाहर, छोड़ दो ये बाकी चीज़ें, कहाँ जाना है मैप आई है, हम इन्हें बताते हैं। हमारे मेरा वज़ीर आज़म गया एक यूटिलिटी स्टोर में, नहीं वज़ीर आज़म साहब बगैर प्रोटोकॉल के किसी आम घर में इफ्तारी के वक्त चले जाए, ना वहाँ पे आपका कैमरामैन हो, ना वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी हो, ना कोई चीज़ हो, तो जाकर देखे कि उस गरीब के घर में तो शरबत की बोतल नहीं है, पानी से रोज़ा खोलना उसने, और फिर चले जाए सहरी के टाइम जाकर देखिए। मैं ये हल्फन कह रहा हूं, मैंने 90% ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे पुरानी रोटी पानी में नरम करके सहरी खाते हैं। यासर साहब ये तो आलम है। लेकिन यहाँ पे अफसोस का मकाम ये है सर कि लोगों के सेंटिमेंट्स को ना ग्रैब करने की कोशिश की जाती है कि जब इस तरह के मामलात हैं ना, अब उसमें मजम्मती करारदाद एक गज़ा के हवाले से दायर की गई कौमी असम्बली में, तो जिसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया गया। हम कुरानी आयात तो पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ मजम्मती करारदादों तक महदूद रहते हैं कि चलें ये देखें जी हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम भी नेकी का वो कमज़ोर तरीन दर्जा कि जिसमें अगर आप हाथ से लड़ नहीं सकते, ज़बान से लड़ नहीं सकते, तो सिर्फ दिल में बुरा जानने वाला वो जो कमज़ोर तरीन दर्जा है ना, हम सिर्फ वो इख्तियार किए बैठे। क्या एक आर्डिनेंस आ सकता था कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम मसनूआत जो इसराइल की हैं उसके पाबंदी लगा दी जाए? आ सकता था कि नहीं आ सकता था? आ सकता था। ये तो एक चीज़ थी ना, ये तो हमारे बस में थी ना, हम वो भी लेके नहीं है। सर वो अमेरिका जैसे मुल्क, और यार अमेरिका मैं कह रहा हूँ, आप ये देख लेना, वो अमेरिका जैसे मुल्क में, जैसे हम हिमायती भी कहते हैं इसराइल का कि इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है, फंड भी करता है सर, वहाँ पे सेनेटर्स ने इतना प्रेशर डाला है कि उन्हें इमदाद जो है ना वो गज़ा की पट्टी के ऊपर आसमान से फेंकनी पड़ गई है, सिर्फ लोगों के प्रेशर की वजह से। उधर नस्ल कुशी हो रही है। फार्म 47 से 45 नहीं है ना, वहाँ पे आइन और कानून की बात होती है। वो किसकी तरफ है मैं इसकी बात ही नहीं करता, वो किसकी तरफ है मैं कह रहा हूँ, फिर मैं इसकी बात नहीं करता।
हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद ये आनी चाहिए थी और इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, और आपको पता चल जाता कि आप जंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम एक हक अदा कर रहे हैं, और उस हक से गजा के उन बच्चों को, उन मासूम लाशों को, वो शोहदा जो आज जन्नत में बैठ के ये सवाल कर रहे होंगे कि क्या ये मुसलमान हैं जो नीचे बैठे हैं, क्या हुक्मरान है ये, क्या इनको हुक्मरानी का हक हासिल है कि हम मर रहे हैं, हम पर जुल्म हो रहा है और हमें पूछने वाला कोई नहीं। तो यासिर साहब, खुदा का वास्ता है, ये तो होना चाहिए ना। सबसे कमज़ोर क्या कर दिया, करारदाद पेश करके उसके बाद बाहर निकले होंगे और सबकी गाड़ियों में आप देखिएगा चीज़ें कौन सी भरी होंगी, सबके ज़ेर इस्तेमाल सामान देखिएगा कौन सा होगा। आप कुछ नहीं जाकर वहाँ की कैफेटेरिया देखें, नहीं मैं तो कैफेटेरिया हो के आया हूँ, वो सारी चीज़ें जिस पर पाबंदी है, हर चीज़ होती है। क्या करते हैं यार, अल्लाह करे कि मेरे मुल्क के मेरे हुक्मरान जो हैं, मेरे मुल्क की अपोजिशन जो है, ये सारे कम से कम ये सोच लें कि इस आवाम का कुछ करना है, कुछ चूमन नहीं निकालना, इस आवाम के लिए कुछ करना है, इस आवाम को कुछ देना है, इस महंगाई को ख़त्म करना है। 15 दिन बाद, या सर 15 दिन बाद, आज मैं उस दिन भी आज नोट कर लें, 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे फिर आपको ये सारी चीज़ें जो सस्ती नज़र आ रही हैं ना, सर इसका महंगाई का सैलाब देखिएगा। ये भी सस्ती नज़र आ रही, मैं कह रहा जो अब तक सस्ती नज़र आ रही हैं, सस्ती मीन के अब तक की जितनी कीमतें हैं, इस तरह आगे महंगाई का सैलाब देखिएगा। दुआ करें किसी मजदूर का बच्चा ईद पर कपड़े ना मिलने पर खुदकशी ना करे, किसी का बाप कपड़े ना मिलने पर अपने समेत अपने बच्चों को ना कर ले। आपको कराची का वाक़या याद है ना? जी, अच्छे तरीके से याद है। आजकल तो इस तरह के पता नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ मैंने आज मैं खुदा की कसम इस वक्त बात सुन, मैं जगह चले बता देता हूँ, शायद हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद वहाँ पे चले जाए। इस वक्त मुस्लिम टाउन मॉल के ऊपर, या सर बड़ी डिसेंट एक फैमिली जो है, पूरे लोग जो फैमिली के सारे लोग 11 के 11 लोग जो हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने प्ले कार्ड उठा के एक ही उस पर सवाल लिखा हुआ है कि क्या हम किसी दिन रोज़ा उस तरह खोल सकेंगे जिस तरह खोलना चाहिए। सिर्फ ये सवाल लिखा। मैंने उनसे पूछा, ये हल्फन बात है, मैंने कहा जी कोई मदद मेरी? उन्होंने कहा नहीं, ये सवाल उठाएंगे हम भूखे मर जाएंगे। हम एक सवाल करना चाहते हैं, हम बहुत खाते पीते थे, हम बांटते थे हर साल, हम बांटते थे हर साल, और अब हम लेने जा रहे हैं। ये तो आलम हो चुके हैं। कोई एक चौक, कोई एक चौराहा मुझे बता दे जहाँ भी आपको ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनको मांगने का तरीका भी नहीं आता होगा। ये वो सफ़ेद पोश था जो जिसका अल्लाह ने ताला की तरफ से एक भरम था, लेकिन इस मौजूदा महंगाई ने ऐसा कमाल कर दिया है कि सबको बिल्कुल बेनकाब कर दिया। हुक्मरानों को नहीं, सियासतदानों को नहीं, अपोजिशन को नहीं। एक दिन देना अपोजिशन धरना महंगाई के ख़िलाफ़, एक दिन देना आप। ये मुझे खुशी हुई कि चंद वज़रा ने कहा जी हमने अपनी तनख्वाहें नहीं लेनी। बंद करें यार, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के जितने लोग हैं इनकी तनख्वाहें बंद करें। सबकी तनख्वाह कितनी होती है राना साहब? और यार मैं कह रहा हूँ 5 लाख है, 6 लाख है, 50,000 है, 60,000, कोई भी है, 1,70,000 तनख्वाह वो नहीं लेनी, बाकी सारे इंसेंटिव लेने हैं। गाड़ी आपने लेनी है, पेट्रोल आपने लेना है, घर आपने लेना है, फजाई सफर आपने करना है, बिल्कुल करना है जी, वो सारा कुछ आपने करना है। 1,70,000 ना लेके एहसान कर देना, एहसान कर देना। अल्लाह भला, खबर तो बनानी है ना यार, खबर तो ना देनी। ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले कि वो किसी भी दफ्तर में या दुकान पर इधर भी जाएं जिधर भी देखें, जली कलम से रकम इबारत की एक तख्ती लगी हुई है। मुनाफाखोरों ने, राशियों ने ये लिख के लटका लिया दरों पर, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये जब तक इन लोगों की बात बनी है, सब ये पता कर ले वो आका कहते किसको हैं। आका हर किसी के दिल में मुख्तलिफ है, आका की मूरतें मुख्तलिफ। हमारा आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुल्की मामलात के ऊपर बात हो रही है, मुल्की मईशत के ऊपर बात हो रही है, अवाम के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। सियासी मसाइल जूं के तूं रहेंगे, हुकूमतें तब्दील होती जाती रहेंगी, यही नारे रहेंगे, यही दावे रहेंगे, लेकिन आम आवाम के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आम आवाम के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उस पर इकदाम कितने उठाए जाते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन वो जनता जो इन तमाम हुक्मरानों की, सियासी किरदारों की जय जयकार करती हुई अपनी नस्लें तक तबाह कर देती है, नस्लें संवरती हैं तो हुक्मरानों की संवरती हैं, आम आवाम के लिए कौन सोचता है? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, विफाक में मजबूत हुकूमत आपकी, पंजाब में मजबूत हुकूमत आपकी, बलोचिस्तान की हुकूमत इत्तेहादी, सिंध की हुकूमत इत्तेहादी, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के मुल्क में वो भी इनकी। चले मैं राना साहब की मान लेता हूं, वो भी आप ही की। तो इस वक्त माशी तौर पे जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं सर, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सदारती ऑर्डिनेंस फिर से आ रहे हैं जिनमें तौसी होने की बातें हो रही। देखें, मईशत टॉप प्रायोरिटी है हुकूमत की। अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब को चंद दिन हुए, लेकिन एक मुकम्मल तौर पे अगले 5 साल का लाएमल जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। IMF के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो भी उसका आखिरी ट्रांच जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। देखें, बिल्कुल हालात बहुत टफ हैं और मैंने बातें सुनी जो राना साहब कह रहे थे। यकीनन जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है और महंगाई ज्यादा है, लेकिन महंगाई को अगर आप देखें जो 34% पे चले गई थी पिछले महीने, वो 23% पे आई है, तो महंगाई का डाउनवर्ड ट्रेंड है। दूसरी तरफ डॉलर जो है वो भी स्टेबलाइज्ड है, तो ये पॉजिटिव्स हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। यकीनन एक टफ पीरियड, इतना टफ पीरियड आया है जिसकी तारीख नहीं मिलती, और मुश्किल वक्त अभी भी बरकरार है, लेकिन हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस मुल्क में पोटेंशियल है बेहतरी की तरफ जाने का, और इंशाल्लाह ये हुकूमत उस पोटेंशियल को निखार लाएगी। राणा साहब, चाइना की हुकूमत भी आपकी है, अमेरिका की हुकूमत भी आपकी है, बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमत आपकी है, हम सब कुछ मान लेते हैं। मुझे एक बात तो बता दें, वो कौन सी चीज़ सस्ती हुई है जो आप महंगाई में फ़र्क पड़ा है? मुझे 2 चीज़ों के नाम बता दें। ये देखें, ये तो ओवरऑल कोई 2 चीज़ों के नाम बता दें राणा साहब। गोंगलू ने ना ही दस, गोंगलू पहलो की भाषा तो हूं की बात है। आप बड़ी सच्ची बातें करते हैं राणा साहब, इसलिए आप हमें अच्छे लगते हैं। मुझे 2 चीज़ों के नाम बता दें। क्योंकि मैं लोगों को ना ज़कात देने वालों को ज़कात लेते हुए देख रहा हूँ ना, तो मेरा दिल तो बड़ा दुखी है। तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि पर कैपिटा इनकम कम है, यानी कि लोगों की आमदन इतनी नहीं है कि जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है कि उसका सामना करें। इस चीज को तो मैंने पहले तस्लीम किया। इशू देखें, बात यह है कि डॉलर मुस्तहकम होने की वजह से आपकी महंगाई का जो ट्रेंड है वो अब बढ़ने की तरफ नहीं है, वो स्लो डाउन की तरफ है। बेशक अभी भी हालात बहुत खराब हैं, एक आम आदमी की जो तनख्वाह है इतनी नहीं है कि उसमें वो गुजर बसर करे। इस चीज को तो मैं तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन देखें ये फौरी तौर पे ये चीजें रिवर्स नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। रास्ता जो है वो कठिन है उसकी तरफ जाने का, मैं तस्लीम करता हूँ इस चीज को, लेकिन हमने देखना है कि हम कितनी बेहतरी ला सकते हैं, और बेहतरी के इम्कानात हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। राना साहब, ये बताइए कि इस वक्त अगर मजमूई तौर पे देखा जाए, IMF की जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर भी अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन कर पाएं, फिर भी अगले 2-3 साल रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हमें हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा यही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2-3 साल बहुत मुश्किल वक्त है। सर, यही सुनते हुए हमारे 17 साल तकरीबन गुजरे हैं। उससे पहले की तो बात छोड़ ही देना, 17 साल ये जो गुजरे हैं इसका एहतसाब मुकम्मल नहीं हो रहा, तो आगे जाके क्या ठीक होगा? देखिए, आपने ठीक कहा। हमें अब जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो ग्रोथ निकालना जो कि बड़ी जरूरी होती है मीशत के लिए, वो कम से कम पाकिस्तान की जो आबादी है वो 2-2.5% से बढ़ती है, तो ग्रोथ अगर उससे ज्यादा होगी तो मुल्क में बेहतरी नजर आएगी, और अगर उससे कम होगी तो फिर आपको मुल्क के अंदर बदतरी नजर आएगी। तो ये चैलेंज है, बिल्कुल है। और जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं जहां आपने एक तरीके से मईशत को बड़ा टाइट रख के आगे बढ़ना है, तो ग्रोथ के इम्कानात कम हो जाते हैं।
तो लेकिन अब इसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है इस वक्त। इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव आप कहें इन हालात में, जिस तरह पंजाब हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि राशन बांटे, बिस्क का प्रोग्राम है और हर चीजें हैं, आपका बेशक इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यही वो जरिए हैं कि आप लोगों को कोई रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। राना साहब, राशन बांटा जाएगा रमज़ान शरीफ के महीने में, उसके बाद 11 महीने क्या बांटेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने वो राशन देखा है जो बांटा जा रहा है? जी मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है, मैंने फिजिकली नहीं देखा। नहीं देखा। बाकी क्या किसी के घर में चला गया है? देखे ना, सोशल मीडिया पे आपने देखा है ना, 2 किलो बेसन, 2 किलो चीनी, 10 किलो आटा, 2 किलो घी, मुझे इस राशन से 10 दिन निकाल के दिखा दें। ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए क्यों हम ये है कि हुकूमत की भी लिमिटेशंस हैं। हुकूमत भी किसी हद तक, देखें और भी प्रोग्राम है, बेस्ट हैं, फिर आपने वो 300 यूनिट से नीचे जो रेट्स हैं वो कम है, लेकिन उसके बावजूद बिल इतने ज्यादा है। राना साहब किसके कम है? किस यूनिट के? गैस के यूनिट के, बिजली के यूनिट के, पेट्रोल के यूनिट के? मुझे ये भी बता दें। मेरा तो बिल आया, मैं तो तंग ही भरा हूं ताकि मैं आपके पास बिल भेजूं। राना साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, ये बिल्कुल ये चीजें टफ है, लेकिन उसके बावजूद जो लोअर टैरिफ है उस पर आज भी सब्सिडी हम दे रहे हैं। ये मुश्किल हालात हैं। देखिए मैं तो पहले ही तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन इससे निकलने के लिए कोई, या तो आप बताएं कि जो रास्ता हमने लिया है वो गलत है, या इससे कोई बेहतर और कोई रास्ता है। जो रास्ता अभी अवेलेबल है और जो मुश्किल है लेकिन वही अवेलेबल है, वो रास्ता हम ले रहे हैं। हम उस मुश्किल रास्ते से गुजरेंगे और हमारी कोशिश है कि हुकूमत अपने अखराजात भी कम करे, उसके अंदर कमी लाए, जो शराफिया को सब्सिडीज जाती हैं उसमें कमी आए। ये सारा प्लान है हुकूमत का और ये आपको नजर आएगा। प्लान्स कब इन पे अमल दरामद होगा? राना एहसान अफजल साहब, आपका शहर फैसलाबाद, फेस्को ने ये जो गुज़श्ता माह है जो बिल भिजवाए हैं, जिसका पिछले महीने 1,80,000 का बिल था ना, उसे 22 लाख का बिल आया सर। हजारों ऐसे घर हैं, हजारों ऐसे सारिफीन हैं कि जिनके बिलों के अंदर 300% से ज्यादा बिल लगा के भिजवाए गए हैं, और जब कंप्लेन लेके फेस्को में गए हैं तो फेस्को वो ग्लिच मानने से इनकारी है। तो जब शहरियों के साथ इस तरीके से सुलूक होगा तो वो मोर्दे इल्जाम हुकूमत को नहीं ठहराएंगे तो और क्या हमसाया हुकूमत को ठहराएंगे? इस चीज का तो मैं भी इसका पता करता हूं कि अगर ऐसा हुआ है, कोई बिलिंग के अंदर कोई मसाइल हैं तो वो क्यों हुआ है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इतनी बड़ी गलतियां होती नहीं है, लेकिन अगर हुई है तो उस पर जरूर नोटिस लेना चाहिए। मैं भी पता करूंगा। लेकिन देखें, बिल्कुल बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और एक बहुत हाई लेवल पे वो पहुंच गई हैं, लेकिन उसका अगर आप बैकग्राउंड स्टडी करेंगे तो वो यही है कि इमरान खान ही होगा सर, इमरान खान ही होगा सारा। देखें उसमें अब का भी कसूर है, उसमें पिछली और खान साहब का भी है, लेकिन अब बहरहाल हमें उनसे निपटना है और उसका हल जो है वो अभी IMF के प्रोग्राम के अंदर है और वो हम कर रहे हैं। और मुझे ना मेरा एक अजीज़ मिला राना साहब, माजर साहब, मुझे मेरा एक अजीज़ मिला तो वो मैट्रिक में फेल हो गया। ये मैं कुछ देर पहले अरसे की बात का, मैं कहा तो फेल क्यों है? कहते खान साहब का कसूर है। मैं क्या भी खान साहब का कसूर है? कहते अभी खान साहब का कसूर है। कहते आजकल ही कम हो रहा है, जो चीज़ निकले और से पा दो। जिस तरह ये बिल जो आया ना, ये भी मेरे एक अजीज़ को बिल आया, तो उन्होंने कहा जी ये आसमानी बिजली भी इन्होंने साढ़े पाई। तो राना साहब अभी आपने कहा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, सिर्फ ये मुझे बता दें, क्योंकि मुझे समझने में बड़ी दिक्कत आती है, यासर समझ जाता है। हालात किसके बेहतर होंगे, हुक्मरानों के या अवाम के? अब हमने आप ही इंशाल्लाह अवाम होंगे। और बात यह है कि मैं फिर एग्री करता हूं कि रास्ता मुश्किल है, और लेकिन हमने फिर भी इस मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालना है और अवाम को उम्मीद भी दिलवानी है, और इंशाल्लाह इस मुल्क में पोटेंशियल भी मौजूद है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं और हम जरूर लेके जाएंगे। तो मैं तो लोगों को उम्मीद देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जान है, इस मुल्क में पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह हम उसको अचीव करेंगे और बेहतरी की तरफ इसको लेके जाएंगे। अच्छा राना साहब, ये बताइए, ये सेनेटरशिप के लिए सभी फॉर्म तलब कर रहे हैं। ऐसे लोग जो नज़रअंदाज किए गए थे ये इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन में, मिसाल के तौर पे आपके करीबी जो हैं तलाल चौधरी साहब, उनको भी सेनेटरशिप ऑफ़र की जा रही है, वो भी फॉर्म अपने जमा करवा रहे हैं। आपको मिल रही?
नहीं, मैंने सेनेट के लिए मैंने नहीं राना यार यासर क्या करते हो आप? वो सच बोलते हैं, उनको क्यों मिलेगी? वो कहते हैं, हालात बताते हैं, सर सच्ची मुच्ची की गल कर देने हो, उनको कुछ नहीं मिलना। और राना साहब आप आपको सच्ची बात कहता हूँ, झूठ बोलना शुरू कर दें, ठीक है, और कहते बल्ले बल्ले कमाल हो गया, फिर देखें सेनेट क्या चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी, आप मिनिस्टर भी बन जाएंगे। मुझे लगता है राना साहब दूसरे जुबैर उमर साहब बनेंगे। और नहीं, जुबैर उमर बने ना बने, सच बोलते हैं ना, ज़मीर तो मुतमिन है ना इनका ज़मीर तो मुतमिन है ना। अल्लाह के हजूर, अल्लाह की बारगाह में जाके ये कहेंगे तो सही ना कि या अल्लाह मैंने झूठ नहीं बोला, तो उनको को मिले? वो जाके राजा रियाज के बेटे को मिले, तलाल चौधरी साहब को मिले। मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हूं और जो मुमकिन तौर पे मैं कंट्रीब्यूट कर सका मैं जरूर करूंगा जी। चलें जी, आपने दिल रखने के लिए ये कह दिया, लेकिन आपने दिल पे हाथ रख के सोचिए जो आपने कहा सही है। अच्छा राना साहब ये बताएं, ये मोहम्मद जुबैर उमर साहब और क्या नाम है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो इंकशाफात जो कर रहे हैं आजकल कि 2022 के अगस्त के पहले हफ्ते में, अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के कहने पे वो एक शख्सियत से जाके मिलते हैं। इन नाम लेने शख्सियत का आप जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, बाजवा साहब से मिलते हैं इन दोनों की ईमा के ऊपर, और शोकॉज नोटिस भी उन्हें जारी होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी ईमा के ऊपर मिला था तो मुझे फिर स्पोक्स पर्सन क्यों लगाया उन्होंने। अब इस तरह के जो इंकशाफात हो रहे हैं और पार्टी के वो रहनुमा कर रहे हैं जो पार्टी के ताहियात कायद के तर्जुमान रहे हुए हैं, तो फिर पार्टी की अंदरूनी साख कहां पे जाती? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं या दे रहे हैं अब मीडिया के अंदर, उसका मुझे उस इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। इसका जवाब तो मेरे ख्याल से लीडरशिप ही दे सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किसके कह रहे हैं और क्या वहां बात हुई। तो उनकी जुबानी जो वो कह रहे हैं वो बेहतर उसका जवाब लीडरशिप दे सकती है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर जो भी मामला थे, पार्टी ने अगर कोई उनको हदायत भी दी या किसी लीडर ने कोई हदायत भी दी, तो ये पार्टी का एतमाद होता है। उस एतमाद को आज अगर ओपन वो करें तो इससे कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। बहरहाल इसके बारे में मैं और ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे राना साहब अगर इजाजत दें तो एक छोटी सी अर्ज करूं। बात आपने बड़ी सच्ची की है। जब आप लोगों की वीडियो चलाते हैं तो वो भी तो एक एतबार होता है ना, ठीक है, वो वीडियो भी चलती है आपकी पार्टी से, वो भी उस वक्त भी समझाया जा सकता है। दूसरा मुझे एक बात बताएं राना साहब, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा हुकूमत आपकी पार्टी ने की है, आपके पास वज़ीरे ख़जाना ही कोई ऐसा नहीं है जो मुल्क की मईशत को संभाल सके? आपके पास और भी बहुत से अहदेदार ऐसे नहीं हैं जो मुल्क की मईशत संभाल सके, ये क्या हुआ है? नहीं, देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको वज़ीर ख़जाना लगाएं, और इन हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतर समझा कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं इस मनसब के लिए ज़्यादा बेहतर फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे सकेंगे। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी अपना फैसला है। माजरत के साथ, अगर शहबाज शरीफ साहब के पास ये कुली इख्तियार होता कि वज़ीर ख़जाना किसको लगा सकते हैं, तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ना होते सर, बसद माजरत। कौन होते? इसहाक डार साहब होते। नहीं, मेरे ख्याल से जो उन्होंने बेहतर समझा उन्होंने उन्हीं को लगाया। और चले इसी तरह कर लेते हैं, चले इसी तरह कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मोहम्मद इसहाक डार साहब बेहतर वज़ीर ख़जाना नहीं थे। देखें, जो चॉइस शहबाज शरीफ साहब की है, उनके मुताबिक उन्होंने मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को मौजू समझा इस वक्त। तो बिल्कुल आप इसको जिस तरह मर्जी तशरीह कर ले, लेकिन जो मैंने तशरीह करनी है वो यही है कि उनको ज्यादा मौजू जी। अच्छा राना साहब ये बताएं कि ये हुकूमत आपको कितना अरसा चलती हुई दिखाई देती है? जमीयत उलमा इस्लाम पे जिसके बैनर तले आप पीडीएम का हिस्सा रहे हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ये हुकूमत जो है ये 1.5 साल से ज्यादा चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और 1.5 साल वो बहुत बड़े मार्जिन के तौर पे बताते हैं। देखिए, ये हुकूमत तब तक चलेगी जब तक कोalition इंटैक्ट रहेगी, जब तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का आपस में इत्तेफाक रहेगा ये हुकूमत चलेगी। और बिल्कुल हम इसी नीयत से चल रहे हैं कि ये इत्तेफाक 5 साल रहेगा, और इस बुनियाद पे रहेगा इस तरीके का इत्तेफाक रहेगा कि पहले ही ऑर्डिनेंस के ऊपर खुर्शीद शाह साहब उठ के कहें कि आप ऑर्डिनेंस को ला रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट को गैर फाल कर रहे हैं, ये कोलिशन इसी तरह ही चलेगा।
ये देखें, अगर कोई उनकी तनकीद वो बिल्कुल कर सकते हैं और हम उनकी तनकीद को वेलकम करते हैं, हम उनके क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं। और ये देखें जमहूरियत का हुस्न है कि कोalition के अंदर भी कोई हम लोग के जो एक दूसरे के ऊपर एतराजात हैं या चेक एंड बैलेंस है वो अगर ओपन होता है तो उसका हम हल कर लेंगे। देखिए यही बात है कि अगर वो कोई पॉइंट रेज करते हैं और वो उसमें जान है तो हमें मानना चाहिए। जिस तरह अभी इरसा के ऊपर हुआ कि इरसा के ऊपर हमने मुशावरत नहीं की, उन्होंने एतराज उठाया कि हमारी मुशावरत के बगैर आपने क्यों फैसला किया, जबकि ये एक सूबाई नौयत का फैसला है, इसमें हर सूबे का एक हिस्सा है। तो हमने उसको तस्लीम किया और उस फैसले को रिवर्स कर लिया। जहां तक ऑर्डिनेंस की बात है, मैं भी समझता हूं कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए मुल्क को नहीं चलाना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो रही है और कानून साजी नहीं हुई क्योंकि असेंबली ही नहीं थी, तो उस कानून को अब आप वो खत्म होने जा रहा है तो आपने उसकी तौसीक कर दी। अब जो है अगर आपने कोई बिल पास करने हैं, कोई लॉ इनैक्ट करना है तो अब वो हम किया जा सकता है। तो हम उनकी पीपल्स पार्टी के कमेंट से डिसएग्री नहीं करते, उन्होंने वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन क्योंकि मुद्दत खत्म हो रही थी ऑर्डिनेंस की तो आपने तौसी दे दी। अब ये जरूर है कि अब अगली तौसी नहीं होनी चाहिए, वो जो है पार्लियामेंट से तब तक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देनी चाहिए। अगली तौसीह नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट से, वो जो करारदाद है उसे पेश करके, बिल की सूरत में पेश करके उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस, इस वक्त जियोग्राफिकल अगर सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। हमारे हमसाया ममालिक अगर देखें, उनकी जो GDP ग्रोथ है, उनकी जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, पर कैपिटा इनकम है, अगर वहाँ का मवाजना पाकिस्तान से किया जाए, जो गुजरे हुए हालात हैं वहाँ का मवाजना किया जाए रिसोर्सेज के साथ, और मौजूदा हालात और रिसोर्सेज का अगर मवाजना करें तो हमने कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ बरती हैं, लूप होल्स क्या हैं, बेहतरी के इम्कानात क्या हैं, बतौर कौम किस तरीके से इंटैक्ट रह सकते हैं, जिस तरीके से नफ्सा नफसी फैल चुकी है, पोलराइजेशन में इजाफा हो चुका है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है। इसी बारे में बात करने के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अजीज़ अहमद अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीज़ साहब, सबसे पहले तो बात ये पोलराइजेशन के ऊपर, इस वक्त जो सियासी तौर पर फैसले होते हैं उसको अवामी सतह के ऊपर पजीराई नहीं मिल रही। ये बात एक तल्ख हकीकत है कि कोई हुकूमत फैसला साजी करे और अवामी सतह के ऊपर उसकी पजीराई ना हो। बेशतर ममालिक में होता है किसी एक दो केसेस के अंदर, लेकिन मजमूई तौर पे यही मंजरनामा देखने को मिले तो वहां पे तकलीफ होती है। उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? उसकी बुनियादी वजह तो सर मैं समझता हूँ कि अवाम का सियासतदानों के ऊपर इत्मीनान नहीं है। और इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने भी अवाम के साथ बड़े वादे किए और किया कुछ नहीं। और मौजूदा जो हुकूमत आई है उसमें भी आप देख रहे कि क्योंकि 3-4 जमातों की कोलेशन से हुकूमत बनी हुई है, तो लोग उसी नज़र से देख रहे हैं कि पता नहीं ये करेंगे काम के नहीं करेंगे। फिर बीच में 2-4 मिनिस्टरों का टेक्नोक्रेट का आना, तो लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से बढ़ रही है और हमारे मसाइल का क्या बनेगा। जब तक आप लोगों को इत्मीनान नहीं देंगे, कोई पब्लिक के मसाइल हल नहीं होंगे या आप लोगों को सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तो लोग कैसे आपके ऊपर इत्मीनान करेंगे या कैसे उनको यकीन आएगा। इस तरह के सेटअप, इस तरह की गवर्नमेंट है तो बेशुमार दफा आई हैं, लेकिन क्या अवामी रद्द अमल को देखते हुए अवाम के मिजाज के मुताबिक भी कोई फैसला होगा कि नहीं होगा, लोगों ने तो ये देखना है। सर अजीज साहब, मुझे एक बात तो बता दें, आप की बड़ी गहरी नज़र है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हर मुश्किल वक्त में हमारी पाक फ़ौज काम करती है, हमारे सिपा सलार काम करते हैं, पाकिस्तान में इमदाद लानी हो, पाकिस्तान की गारंटी देनी हो, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक को मनाना हो, दहशतगर्दी की जंग हो, कोई भी मामला हो, तो ये जो हुक्मरान बैठे होते हैं, ये जो असम्बलियों में बैठे हैं, लंबी लंबी तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, कभी इन्होंने बॉर्डर पर एक रात नहीं गुजारी होती, तो क्या फिर इनका एहतसाब जो है वो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल राणा साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनका एहतसाब होना चाहिए। बात ये है कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम जो है वो बहुत कमज़ोर है और जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए उनका एहतसाब नहीं होता और हर दौर में वो बच निकलते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट से हो। हमने तो हमेशा मुतालबा किया, आज भी करते हैं
देखिए जब मुश्किल वक्त आता है तो सिपा सलार जाके लोगों के, इस्लामी मुल्कों के, दुनिया के ममालिक के गारंटियां देने के लिए तरले मिन्नतें समाजते करते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाते हैं। जब और मामला होते हैं तो उसमें बेशुमार चीज़ें जो हैं आपके सामने है, जो आर्मी चीफ ने की हैं, और आर्मी चीफ जगह जगह जाके वो लोगों को इत्मीनान में ले रहे थे, वो ताजरों को मिल रहे थे, काश्तकारों को मिल रहे थे, सबल प्रोग्राम चलाया। अभी भी उनकी नज़र इसी तरफ है कि पाकिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है, इलेक्शन हो गया है, सियासी बातों पर जिम्मेदारी आ गई है। जो पहले बात हुई है उसी पे दोबारा बात करूंगा कि क्या ये सियासी बातें अब दोबारा मुल्क को आगे लेकर चल सकेंगी, या अपनी करप्शन को बचाएंगी, या ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगी, या पाकिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा, को महंगाई में कंट्रोल होगा, वहाँ बंदे को रिलीफ मिलेगा, या ये इसी तरह तमाशा लगा रहेगा। ये आने वाले दिनों में ही इन चीज़ों का को पता चल सकता है। सर अजीज साहब ये बताइए कि जो पाकिस्तान की ये हालात हैं और आप ये समझते हैं कि सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर वो $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाना क्या इनके नाम पे आएगी? मैं समझता हूँ कि जैसे देखिए थोड़ी सी चेंजिंग आई है, जैसे जो मिनिस्टर फाइनेंस आए हैं और इस तरह के और कुछ फैसले हुए हैं, उससे शायद कोई बेहतरी की तवक्को की जा सके कि कोई पैसे पाकिस्तान में आए, और अल्लाह करे आए तो वो अच्छी जगह पे लगे और सही इस्तेमाल हों, और जिस काज के लिए आए उस काज पे लगे। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस वक्त सूरत इस तरह की है कि मौजूदा जो फौजी क़यादत है उनकी इन सारी चीज़ों पे ऊपर नज़र भी है, और वो खुद इसको देख भी रहे हैं। वो जैसे खुद जाके अपना हर कमेटी के इजलास में बैठते भी है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो अजीज साहब कितना अरसा अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस महंगाई की, बेरोज़गारी की, इस इंडस्ट्री की बंदिश की आग में जलते रहने के लिए? कितना अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा कोई ऐसा पानी आ जाए जो इस आग को बुझा सके? मैं सर जादू का पानी तो राणा साहब अब है नहीं, लेकिन तवक्को की जा सकती है। और एक नई टीम आई है, उनके लिए हम मायूसी की बातें नहीं करते, हम उनके लिए उनके वेल विशर है, उनके लिए दुआ गो है, और तवक्को रखते हैं कि उनके सामने ये सारे मसाइल हैं आवाम के, महंगाई के, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सामना है। तो अल्लाह करे कि ये टीम अवाम को इन चीज़ों से निकालने में कामयाब हो जाए और हम एक अच्छा दिन देखें, और अच्छी तवक्को हमने लगाई हुई है, और हम उनके वेल विशर भी हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इसी मिशन पे चलाए, को और मिशन उनके सामने ना आए। मायूसी कुफ्र है। मायूसी को ख़त्म करते करते, उम्मीद की शमा रोशन करते, जमहूरी दौर में 2008 से लेके हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, आगे भी मायूसी को तर्क करने का ये इरादा रखते हैं। बहुत शुक्रिया अजीज़ अहमद अवान साहब इस हवाले से अपने के लिए। राना साहब, एक ख़बर आपकी नज़र में होगी, मुत्तहिदा अरब अमारात की कारोबारी शख्सियत कोई है जिन्होंने आला हुकाम को ख़त लिखा है, वो ख़त का मंदर जात क्या है उसके, और उसमें अपील क्या की गई है, वाक़या क्या हुआ है? या सर ये बड़ी मज़हब, हम ना पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में आके ना, पाकिस्तान आपका घर है, हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अच्छा तहफ़्फ़ुज़ देते भी हैं। एक शख्सियत है मुत्तहिदा अरब अमारात की, सुहेल अल ज़रूनी। सुहेल अल ज़रूनी, अच्छा जी। ये बहुत बड़ी एक शाही ख़ानदान है, और ये सुहेल साहब जो हैं ये पढ़े हुए हैं पाकिस्तान में एचसन कॉलेज के। अच्छा आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग जो हैं वो कराची में डिफेंस के इलाके में उनकी रहायशें भी होती हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके वालिद मोहतरम ने 1000 मस्जिद बनाई। यासर साहब 1000 मसाजिद बनाई, जिसमें KPK की मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद, ये है सुहेल अल-ज़रूनी जो है ना, जिसमें KPK की मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो मस्जिद है ना, ये KPK की सबसे बड़ी मस्जिद है। अच्छा इसी तरह इन्होंने कराची में अपनी वालदा के नाम से मस्जिद बनाई, इसी तरह इन्होंने पूरे पाकिस्तान में। हुआ क्या कि बहुत सी मसाजिद पे लोगों ने ना, अब मसाजिद पे कब्जे हो गए शुरू, कब्जे करके वहाँ पर फंड रेजिंग शुरू कर दी और पैसे कमाने शुरू कर दिए, और कई लोग जो उन कमेटियों के रुकन थे वो कई प्लाजों के मालिक बन गए। मेरी खुद सुहेल अल-ज़रूनी से बात हुई तो सुहेल साहब ने कहा कि भाई हम तो इस मुल्क के अंदर जितनी मसाजिद बनाते हैं उसके अखराजात, वहाँ पे सैरी इफ्तारी, वहाँ पे मुअज़्ज़म के पैसे, वहाँ पे सफाई, हर चीज़ जो है वो हम मुत्तहिदा अरब अमारात से बेचते हैं। और एक उन्होंने कहा जी हम कराची के अंदर एक ऐसी मस्जिद
जो मेरी वालदा के नाम से थी, जिससे हमने बहुत मेहनत की। हर मस्जिद इनकी बड़ी 1000 से ज़ायद मस्जिदें, छोटी बात नहीं है। उसने कहा पता चला एक दिन हमें कि हमारी 2006 से जालसाज तरीके से एक मेरी वालदा के नाम का जाली NGO बनाकर उसमें पैसे मस्जिद के नाम पर, फाउंडेशन के नाम पे मांगे जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के उन तमाम डिपार्टमेंट्स को ख़त लिखा जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, ये स्क्रीन पे वो सारे ख़त चल रहे हैं। उन्होंने उसमें लिखा कि जनाब ये जालसाजी हुई है, ना हमने कोई फाउंडेशन बनाई है, ये पैसे कहाँ जाते हैं, कौन लोग पाकिस्तान का ये इमेज ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान में इसलिए मसाजिद बनाते हैं, इसलिए फलाई इदारे बनाते हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कम से कम इस पाकिस्तान से जो गुर्बत है उसका खात्मा हो। पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, हम पाकिस्तान से हमने तालीम ली है, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता एक भाइयों जैसा है। तो लेकिन हो क्या रहा है, यासर साहब आर्मी चीफ साहब को लिखे हुए ख़त के बावजूद भी उनकी एक मीटिंग्स होती है आर्मी ऑफिसर्स के साथ, लेकिन उसके बाद भी वो माफिया कितना मजबूत होगा जिसने 2006 में एक जाली NGOs बना के करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा लिए होंगे, कि वो आज भी उस तरह ही खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये स्टोरी, जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स आए सारे आए, तो मैंने कहा चले इस स्टोरी को हमें हाईलाइट करना चाहिए कि अगर हम इस मुल्क के अंदर उन लोगों को जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो दियारे गैर में हैं, जो इस मुल्क के भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर मसाजिद बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1000 से ज़ायद मसाजिद है, 1000 से ज़ायद। और वो बता रहे थे कि उन मसाजिद में से चंद एक के अलावा बाकी मसाजिद पे लोगों ने कब्जे करके फंड्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हम बार बार कहते हैं कि हमने ये मसाजिद बनाई है, इसके अखराजात हम देंगे, बिजली के बिल से लेकर हर चीज़ हम देंगे। उस पर उसने कहा मेरी वालदा के नाम की जो मस्जिद थी कराची में, उसको मस्जिद को, और कराची में थी भी वो डिफेंस के गालबन एरिया है, उन्होंने कहा वहाँ पर एक 2006 से जाली अकाउंट बन गया हुआ है। कौम ऐसे बनती है? कौम ऐसे बनती है? कौम ऐसे बिल्कुल नहीं बनती जी, यही तो एक सवाल है। यह हमारी स्क्रीन पे वो लेटर मौजूद है ना, वो सारे लेटर ये शाही ख़ानदान से भी हैं। और इनका यासर वो आपने एमिरेट्स माल सुना हुआ ना जी, एमिरेट्स माल और बहुत सारा इनका बहुत बड़ा एक, और उनके ये वो है जिनका पूरी आलमी दुनिया के अंदर जिन चंद लोगों का जिक्र आता है ना, उनमें से इनका भी जिक्र, फलाही काम करने में जिनका जिक्र आता है, काम करने में। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ खुदा के बंदों ने खुदा के बंदों से खुदा के नाम पे फ्रॉड किया हुआ है, तो खुदा को बरोज़े महशर जवाब क्या देंगे? अपनी ज़ात को पहले खंगालिए और फिर एक ऐसा तुर्रा इम्तियाज़ आपकी ज़ात के अंदर जो इस वक्त पनप रहा है उसको खंगालते हुए ये देखिए कि आप बरोज़े महशर किस सफ़ में खड़े होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।